ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम चैप्टर 3 पार्ट 8 इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। नमस्कार दोस्तों, ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम के चैप्टर 3 के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। अब तक हमने इनकम बढ़ाने, सेविंग करने, इमरजेंसी फंड बनाने, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में समझा। अब अगला महत्वपूर्ण कदम है अपने बचाए हुए पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना, क्योंकि केवल पैसा बचाना पर्याप्त नहीं है। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के कारण पैसे की परचेसिंग पावर कम हो सकती है, इसलिए अपने गोल्स, रिस्क और टाइम हराइजन के अनुसार इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को समझना जरूरी है। 1. इन्वेस्टमेंट का पहला रूल, गोल पहले। बहुत से लोग पूछते हैं कहां इन्वेस्ट करें, लेकिन बेहतर सवाल है मुझे ये पैसा किस गोल के लिए चाहिए और कब चाहिए। अगर गोल 2 साल बाद है तो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच अलग हो सकती है। अगर गोल 15 या 20 साल बाद है तो अप्रोच अलग हो सकती है। इसलिए गोल, टाइम हराइजन, रिस्क कैपेसिटी, एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट, इस क्रम को समझना जरूरी है। 2. रिस्क और रिटर्न का संबंध। इन्वेस्टमेंट में एक बेसिक प्रिंसिपल है, हायर पोटेंशियल रिटर्न के साथ हायर रिस्क भी हो सकता है। इसलिए केवल ज्यादा रिटर्न देखकर कोई इन्वेस्टमेंट चुनना उचित नहीं है। अपने आप से पूछिए, अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20% या 30% गिर जाए तो क्या मैं पैनिक करूंगा? क्या मुझे ये पैसा जल्दी चाहिए? मेरी इनकम कितनी स्टेबल है? मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इन सवालों के जवाब आपकी रिस्क कैपेसिटी और रिस्क टॉलरेंस को समझने में मदद कर सकते हैं। 3. एसेट एलोकेशन क्या है? एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल को अलग अलग एसेट क्लासेस में उचित तरीके से बांटना। उदाहरण के लिए, इक्विटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी और रिस्क होता है। डेट पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और अपेक्षाकृत प्रेडिक्टेबिलिटी की भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसमें भी क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रिस्क हो सकते हैं। गोल्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसे भी रिस्क फ्री एसेट नहीं समझना चाहिए। कैश बटा लिक्विड एसेट्स शॉर्ट टर्म नीड्स और इमरजेंसी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सही एलोकेशन हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। 4. डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है? अगर आपका पूरा पैसा केवल एक स्टॉक, एक बिजनेस या एक एसेट में लगा है तो किसी एक घटना का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का उद्देश्य रिस्क को अलग अलग एसेट्स में फैलाना है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स खरीदने हैं। टू मैनी इन्वेस्टमेंट्स भी पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। फोकस होना चाहिए, सिंपल प्लस अंडरस्टैंडेबल प्लस गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो। 5. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शक्ति। फाइनेंशियल फ्रीडम एक शॉर्ट टर्म रेस नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में टाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप नियमित रूप से इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को पर्याप्त समय देते हैं तो कंपाउंडिंग के कारण वेल्थ क्रिएशन का अवसर बढ़ सकता है। लेकिन याद रखें, कंपाउंडिंग कोई मैजिक नहीं है। इसके लिए टाइम, कंसिस्टेंसी और उचित इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन चाहिए। 6. सिप और रेगुलर इन्वेस्टिंग। कई इन्वेस्टर्स एक बड़ी राशि एक साथ इन्वेस्ट करने के बजाय नियमित अंतराल पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए मंथली इन्वेस्टमेंट। इससे इन्वेस्टमेंट एक हैबिट बन सकता है, लेकिन सिप कोई गारंटीड रिटर्न स्ट्रैटेजी नहीं है। मार्केट ऊपर और नीचे जा सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी, रिस्क और गोल को समझना जरूरी है। 7. मार्केट गिरने पर क्या करें? मार्केट करेक्शन और वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग का हिस्सा हो सकते हैं। जब मार्केट गिरता है तो कई लोग डरकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बिना सोचे केवल गिरते मार्केट में खरीदारी करते हैं। दोनों में इमोशन हावी हो सकता है। बेहतर अप्रोच है अपने ओरिजिनल गोल और इन्वेस्टमेंट प्लान को रिव्यू करें। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं बदली है तो केवल शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट के आधार पर डिसीजन लेने से बचना समझदारी हो सकती है। 8. इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च। किसी भी इन्वेस्टमेंट को केवल YouTube वीडियो,
सोशल मीडिया पोस्ट या किसी मित्र की सलाह पर न खरीदे। समझे ये इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, इसमें रिस्क क्या है, कॉस्ट कितनी है, लिक्विडिटी कैसी है, टैक्सेशन क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता तो पहले उसके बारे में सीखिए। नेवर इन्वेस्ट इन वॉट यू डोंट अंडरस्टैंड। 9. रिव्यू और रीबैलेंसिंग। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे पूरी तरह भूल जाना भी सही नहीं है। समय समय पर देखें, क्या आपके गोल्स बदले हैं, क्या आपकी इनकम बदली है, क्या आपकी रिस्क कैपेसिटी बदली है, क्या एसेट एलोकेशन आपके प्लान के अनुसार है। अगर पोर्टफोलियो का एलोकेशन बहुत बदल गया है तो उचित परिस्थितियों में रीबैलेंसिंग पर विचार किया जा सकता है, लेकिन हर छोटी मार्केट मूवमेंट पर पोर्टफोलियो बदलना जरूरी नहीं है। 10. कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में इन गलतियों से बचने का प्रयास करें। पहली, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट। दूसरी, केवल हाई रिटर्न्स के पीछे भागना। तीसरी, पूरा पैसा एक एसेट में लगाना। चौथी, मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग। पांचवी, बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना। छठी, बार बार पोर्टफोलियो बदलना। सातवीं, इमरजेंसी फंड के पैसे को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में लगाना। सिंपल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। एक सिंपल फ्रेमवर्क याद रखिए। स्टेप 1, अपना फाइनेंशियल गोल लिखिए। स्टेप 2, गोल की टाइम हराइजन तय कीजिए। स्टेप 3, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझिए। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सुनिश्चित कीजिए। स्टेप 5, सूटेबल एसेट एलोकेशन तय कीजिए। स्टेप 6, सिंपल और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाइए। स्टेप 7, रेगुलरली इन्वेस्ट और रिव्यू कीजिए। आज का एक्शन प्लान। आज अपनी सभी इन्वेस्टमेंट्स की एक लिस्ट बनाइए। हर इन्वेस्टमेंट के सामने लिखें। अगले पार्ट में हम समझेंगे कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कैसे काम करते हैं और छोटी छोटी नियमित इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ बड़ी वेल्थ बनाने में किस तरह योगदान दे सकती है। धन्यवाद।